आज हम अमृता प्रीतम की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है उधड़ी हुई कहानियाँ। और ये कहानी शुरू होती है बस एक मुस्कान से। एक दोस्ती की शुरुआत जो एक बुजुर्ग औरत केतकी और कहानी सुनाने वाली के बीच होती है। और जो माहौल बनाया है ना कहानी में, वो भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ सरकारी कॉलेज का बगीचा है, दूसरी तरफ नीम और कीकर के पेड़ों से घिरा एक बांध, और फिर सरसों और चने के खेत। और इसी बगीचे में एक छोटी सी झोंपड़ी है जहाँ केतकी रहती है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या क्या हुआ। हम उस कहानी के दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नाम ही बताता है, उधरी हुई कहानियां। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कहानी को अंधविश्वास और क्रूरता से उधेड़ा जाता है, और फिर कैसे उसे हिम्मत और मोहब्बत से वापस किया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी का विश्लेषण नहीं, उस सिलाई को महसूस करने की कोशिश है। तो चलिए केतकी से मिलते हैं। कहानी सुनाने वाली उसे रोज देखती है। कभी वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर बर्तन साफ कर रही होती है, तो कभी बस पानी से अपनी चांदी के गजरों वाली बाहें धो रही होती है। और कहानीकार ने जो केतकी का एक चित्र खींचा है, वो बहुत ही कमाल का है। वो कहती हैं कि उम्र की वजह से केतकी के शरीर पर मोटी मोटी सिलवटें हैं, लेकिन वो सिलवटें वो उम्र की सिंगार सी लगती हैं। है ना कमाल की बात। उम्र को एक कमी या बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक गहने की तरह देखा जा रहा है, जैसे उम्र ने ही उसका श्रृंगार किया हो। हाँ, यही बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। आज के जमाने में तो उम्र को, झुर्रियों को छिपाने की हजार कोशिशें होती हैं, और यहाँ उसे खूबसूरती बताया जा रहा है। पर ऐसा क्यों? कहानी में इसकी कोई वजह है? वजह है, और वो वजह है केतकी के होठों की मुस्कुराहट। कहानीकार कहती हैं कि उसकी मुस्कान में एक अजीब सी भरपूरगी और संतुष्टि है। ये वो चीज है जो जो आज के चेहरों से कहीं खो गई है। जैसे केतकी ने किसी खजाने की तरह इस संतुष्टि को अपने होठों में संभाल कर रखा हो। और इसी वजह से कहानी सुनाने वाले के लिए वो बगीचे के सैकड़ों फूलों के बीच एक, मांस का फूल है। हाँ, मांस का फूल। बिल्कुल, एक जीता जागता सांस लेता हुआ फूल। और ये रिश्ता सिर्फ एक खामोश मुस्कुराहट से ही कितना गहरा हो जाता है। एक बार कहानी सुनाने वाली 3 दिन तक वहां नहीं जा पाती। जब वो वापस जाती है, तो केतकी की आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि 3 साल की जुदाई का एहसास होता है। वो कहती है, क्या हुआ बेटिया, इतने दिन आई नहीं? और यहीं हमें केतकी के पति कार्तिक की पहली झलक मिलती है, जो पास में ही चुपचाप छटाई बुन रहा है। और फिर केतकी वो बात कहती है जो जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। हाँ, वो कार्तिक की तरफ इशारा करके कहती है, अब तो यही कार्तिक मेरे गांव की धरती है और यही मेरे गांव का आकाश है। ये सुनने में तो बहुत रोमांटिक लगता है, पर पर क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने अतीत, अपने गांव, अपनी पहचान से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है? क्या ये एक तरह का नुकसान नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये नुकसान ही लगता है, लेकिन जब हम केतकी की पूरी कहानी जानेंगे तो समझेंगे कि उसने एक जहरीली पहचान को छोड़ा था। उसके लिए घर या पहचान का मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं था। उसने अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी कायनात एक इंसान में बसा ली थी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, जहां आपका वजूद किसी जगह से नहीं, किसी रिश्ते से जुड़ जाता है। और वो अपने रिश्ते को समझाने के लिए एक बड़ी अजीब सी उपमा का इस्तेमाल करती है। वो कार्तिक को अपनी बिरंग चिट्ठी कहती है। इसका क्या मतलब हुआ? बिरंग चिट्ठी मतलब वो चिट्ठी जिस पर टिकट न लगा हो। पुराने जमाने में जब ऐसी चिट्ठी किसी के पास पहुंचती थी, तो उसे पाने वाले को, डाकिये को दुगना पैसा देना पड़ता था। अच्छा, तो मतलब उसे कार्तिक को पाने के लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ी? बिल्कुल। केतकी खुद बताती है, एक तो तन का दाम दिया और एक मन का। ये एक लाइन में उसकी पूरी तकलीफ छुपी है। ये रिश्ता समाज की नजरों में जायज नहीं था। गांव के बड़े बूढ़ों ने इसे मंजूर नहीं किया था। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बहुत कुछ सहना पड़ा। पर उसका एटीट्यूड देखिए। वो कहती है, मेरी चिट्ठी थी, मैंने ले ली। हाँ, कोई पछतावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ अपने फैसले पर एक मजबूत पकड़। इसी से उसके किरदार की ताकत का अंदाजा होता है। और जब कहानी सुनाने वाली उसकी हिम्मत की तारीफ करती है, तो वो बड़े गर्व से कहती है, मैं शेरों के कबीले में से हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं लगती। ये मामूली बात बिल्कुल नहीं है। ये उसके चरित्र की नींव है। वो बताती है कि वो चकमक टोला की रहने वाली है, और उनके यहाँ जब कोई शेर मरता है तो पूरा कबीला 13 दिन का मातम मनाता है। सिर मुंडाते हैं, मिट्टी की हंडियां फोड़ते हैं। उसकी ये पहचान, ये विरासत
उसके अंदर की बहादुरी को समझाती है। वो जो भी करती है वो अचानक नहीं है, वो उसकी परवरिश का, उसके खून का हिस्सा है। और फिर वो एक नदी का जिक्र करती है, कपिल धारा। कहती है कि वो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। यहाँ तक कि गंगा मैया भी साल में एक बार काली गाय का रूप धरकर उसमें नहाने आती है। गंगा से भी पवित्र। ऐसा क्या खास है इस नदी में? खास यह है कि उसका पानी खेतों को नहीं, मनुष्य की आत्मा को पानी देता है। कहानी में एक लोक कथा भी है कि कैसे ब्रह्मा जी के 2 आंसुओं से नर्मदा और सोन नदी बनी, जिनसे खेत हरे भरे होते हैं। लेकिन कपिल धारा आत्मिक शुद्धि के लिए है, और केतकी के लिए यह सिर्फ एक नदी नहीं, एक गवाह है। गवाह। हाँ, इसी नदी में स्नान करके, इसके पानी को साक्षी मानकर उसने कार्तिक को अपना पति माना था। ये वो जगह है जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे साहसी फैसला लिया था। तो फिर अगर केतकी इतनी बहादुर थी, कार्तिक से इतना प्यार करती थी, तो उसके माँ बाप या समाज को इस रिश्ते से दिक्कत क्या थी? यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ सब कुछ उलझना शुरू हो जाता है। दिक्कत ये थी कि कार्तिक पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी रोपी केतकी की ही सहेली थी। ओहो, तो ये थी असल वजह। हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल विलेन को इंसान नहीं बल्कि अंधविश्वास है, और उस अंधविश्वास का चेहरा है गांव का गुनिया, यानी ओझा या तांत्रिक। कहानी में आगे क्या होता है? रोपी के जुड़वा बेटे पैदा होते हैं, चुंदरू और मुंदरू, और यहीं से गुनिया अपना जहरीला खेल शुरू करता है। वो रोपी पर बेवफाई का इल्जाम लगाता है। उसकी दलील यह है कि रोपी ने एक ही दिन अपने पति और अपने प्रेमी दोनों का संग किया था, इसीलिए एक की जगह 2 बेटे जन्मे। मतलब सिर्फ जुड़वा बच्चे होने पर इतना बड़ा इल्जाम, ये तो बहुत ही अजीब बात है। अजीब ही नहीं, क्रूर भी। और इसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। एक बेटे की बीमारी से मौत हो जाती है। गुनिया फौरन ऐलान कर देता है कि ये पाप का बेटा था, इसलिए मर गया। फिर एक दिन रोपी दूसरे बेटे को पालने में सुलाकर पास में महुए के फूल बीन रही होती है कि एक शिकारी कुत्ता एक हिरण का पीछा करते हुए आता है और हिरण को छोड़कर पालने में सो रहे बच्चे को मार डालता है। हे भगवान! और गुनिया इस भयानक हादसे को भी अपनी बात साबित करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो एक नई कहानी करता है कि जो पाप का बेटा मरा था उसकी आत्मा हिरण में चली गई थी और वो दूसरे बेटे को खाने आया था, लेकिन कुत्ते ने उसे बचा लिया। ये इतनी अतार्किक बातें हैं, लेकिन उस समाज में गुनिया की बात पत्थर की लकीर है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। मतलब ये सिर्फ रोपी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे समाज की सच्चाई है। बिल्कुल। केतकी एक और उदाहरण देती है कि कैसे एक आदमी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तीर से मार दिया था क्योंकि गुनिया ने कह दिया था कि उसकी बेवफाई की वजह से शिकार पर उसका निशाना चूक रहा है। ये दिखाता है कि गुनिया के पास कितनी ताकत थी। वो किसी की भी जिंदगी को एक पल में तबाह कर सकता था। तो उसने कार्तिक और रोपी के साथ आगे क्या किया? गुनिया ने कार्तिक से कहा कि वो रोपी को मार डाले। क्या? हाँ, मार डाले, वरना पाप की आत्मा उसके पेट से फिर जन्म लेगी और उसका मुंह देखकर गांव की खेतियां सूख जाएंगी। जब कार्तिक अपनी पत्नी को मारने से साफ मना कर देता है, तो गांव वाले गुनिया के डर से उसका हुक्का पानी ही बंद कर देते हैं। उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और बेचारी रोपी अंत में ये सब जुल्म, ये बदनामी बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेचारी बेगुनाह रोपी महुए के पेड़ से लटककर अपनी जान दे देती है। कहानी का ये हिस्सा सुनकर तो लगता है कि सब कुछ बिखर गया, सब खत्म हो गया। गांव वालों को यही लगा, लेकिन केतकी जानती थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो जानती थी कि कार्तिक के मन में अब सिर्फ एक ही चीज है, गुनिया से बदला। वो उसे जान से मार देना चाहता था। तो जब सब खत्म हो गया था, रोपी मर चुकी थी, तो केतकी कार्तिक को लेकर भाग क्यों गई? बदला लेना तो बनता था। एक तरह से ये तो न्याय होता। यहीं पर केतकी का किरदार एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वो सिर्फ कार्तिक की जान नहीं बचा रही थी, वो उसकी आत्मा को बचा रही थी। कहानी में वो एक राक्षस की परिभाषा बताती है। वो कहती है, जो आदमी दुनिया में किसी को प्रेम नहीं करता, वो मरकर अपने गांव के दरख्तों पर रहता है। उसकी रूह काली हो जाती है और रात को उसकी छाती से आग निकलती है। इसका क्या मतलब हुआ? वो जानती थी कि अगर कार्तिक नफरत में भरकर गुनिया को मार देगा तो गांव वाले भी उसे तीरों से मार देंगे। ऐसे में कार्तिक भी नफरत में मरेगा, और नफरत में मरने वाला इंसान केतकी के मुताबिक राक्षस बन जाता है। वो कार्तिक को इस अंजाम से बचाना चाहती थी। वो उसे नफरत के रास्ते पर जाने से रोकना चाहती थी। इसलिए वो उसे लेकर वहां से चली गई, अपना गांव, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर। हाँ, उसने अपना देश छोड़ दिया, जिसे वो नरक कहती है, क्योंकि वहां महुआ नहीं उगता, सिर्फ कार्तिक की आत्मा को बचाने के लिए। वो कहती है,
जो कार्तिक मर जाता तो वो धरती मेरे लिए नरक बन जाती। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये बदला लेने के उस चक्र को तोड़ने का एक सक्रिय प्रयास था। ये नफरत पर मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत थी। और फिर वो उस उधड़ी हुई कहानी को फिर से सिलती है। हाँ, और वो सिलाई इतनी खूबसूरत है। वो अपनी बेटी का नाम रोपी रखती है, अपनी बेगुनाह सहेली की याद में। और जब उस बेटी के बेटे होते हैं तो उनके नाम चुन्नूरू मुंदुरू रखे जाते हैं। ओह, तो मतलब जिन नामों को उस गुनिया ने एक तरह से श्राप बना दिया था, पाप से जोड़ दिया था, केतकी ने उन्हीं नामों को अपनाकर उस श्राप को ही मिटा दिया। बिल्कुल। यही उस उधेड़ी हुई कहानी का सबसे मजबूत टांका था। ये सिर्फ नाम रखना नहीं था, ये उस पूरी नफरत भरी कहानी पर प्यार से, सम्मान से जीत हासिल करना था। जिन नामों को कलंक माना गया, उन्हें उसने अपने आंगन में फिर से जिंदा कर दिया। वो कहती है, मैं जानती हूँ उनमें से कोई भी पाप का बच्चा नहीं था। उसने अपने साहस और प्रेम से न सिर्फ अपनी कहानी पूरी की, बल्कि अपनी सहेली रूपी और उसके बेगुनाह बच्चों की कहानी को भी एक नया खूबसूरत अंत दिया। तो ये थी केतकी की कहानी, एक ऐसी औरत जो शेरों के कबीले से थी और जिसने अपने मन के सुच्चे रेशमी धागे से एक बेरहमी से उधेड़ी गई कहानी को फिर से सिया, जिसने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी धरती और आकाश दोनों को बदल दिया। कहानी के आखिर में अमृता प्रीतम लिखती हैं, मुझे भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं कि दुनिया की ये गुनिये दुनिया की कितनी कहानियों को रोज उधेड़ते हैं। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। ये गुनिये सिर्फ गांव के तांत्रिक नहीं हैं। ये अंधविश्वास, नफरत, सामाजिक दबाव और क्रूरता की वो ताकतें हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हर रोज न जाने कितनी जिंदगियों, कितने रिश्तों की कहानियों को बेरहमी से उधेड़ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे अंदर भी वो केतकी वाली हिम्मत है, वो हिम्मत जो नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि एक नए सिरे से कहानी बुनकर देती है। बिल्कुल, इस कहानी में केतकी ने एक उधड़ी हुई कहानी को फिर से सिला। हमें शायद ये सोचना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसी कितनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं जिन्हें प्रेम और साहस के एक धागे की जरूरत है, और उस कहानी को फिर से बुनने की शक्ति और जिम्मेदारी किसके पास